नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी पर। और आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा पहला भाग हो चुका है। पहला भाग से तात्पर्य है कि जहां से प्रारंभ से हम बात कर रहे हैं संविधान की, कि संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है। तो जहाँ से शुरुआत होती है इसका मैंने पहला जो भाग है वो बना दिया है, यानी 1600 से शुरू होता है, जहाँ से मुगल वंश की नींव रखी गई थी 1526 से लेके, और मैंने 1858 तक करवा दिया था, यानी लास्ट 1853 का चार्टर था उसके बारे में करवा दिया था। इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1813 का अधिनियम और 1833 का अधिनियम, 1853 का चार्टर एक्ट, उनके बारे में अपने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे 1858 का जो चार्टर अधिनियम है उसके बारे में बात करेंगे। देखो मित्रों, मैंने बताया था कि जो कंपनी का शासन रहता है वो रहता है 1773 से लेके और 1858 तक कंपनी का शासन रहता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है भारत पर। ठीक है, यहीं पर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है, 1857 की क्रांति हो जाती है, विद्रोह पूर्वक ये खत्म कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। और यहीं से मुगल वंश जो था वो भी 1858 में समाप्त हो जाता है, यानी 1526 में जो मुगल वंश शुरू हुआ था वो भी यहाँ 1858 में आके समाप्त हो गया था। एक क्रांति हुई थी 1857 की, आपको पता है, जनता द्वारा की गई क्रांति थी, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन था बहुत बड़ा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से राज छीन लिया गया था और ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार ने ये कहा कि अब जो शासन होगा वो भारत पर सीधा ब्रिटेन का शासन सीधा होगा, यानी किसी कंपनी का नहीं रहेगा। हालांकि जो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं, लेकिन शासन अब वो किस नाम से करेंगे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से नहीं करेंगे, वो ब्रिटिश ताज के नाम से शासन करेंगे, यानी ब्रिटिश के राजा का शासन होगा वहाँ। तो चलिए हम बात करते हैं, इसे बोलते हैं जी 1858 से लेकर 1947 तक का बोलते हैं ब्रिटिश ताज का शासन या ब्रिटिश क्राउन का शासन। अगर आपसे पूछे ब्रिटिश ताज का शासन कब प्रारंभ होगा तो आप 1773 मत करके आ जाना, ये शुरू होता है 1858 में शुरू होता है। हालांकि ये बेसिक प्रश्न है, अब ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप कोई छोटी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उसमें पूछ सकते हैं। बड़े स्तर पर ऐसे प्रश्न नहीं आते, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि छोटे प्रश्न भी पूछने लग जाते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो इसे बोलते हैं ब्रिटेन के ताज का शासन, इसे बोलते हैं ताज का शासन जी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जी। पिछले भाग में मैंने 3 प्रश्न पूछे थे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, वो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था जी। अब यहाँ से वही आगे बात करेंगे, यहाँ से कुछ प्रावधान बदल दिए जाते हैं, गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाएगा, एक नया पद आ जाएगा जिसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि कौन सा पद आएगा जी। और यहाँ से शासन विक्टोरिया के हाथ में चला जाएगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला जाएगा। पिछली वीडियो में एक त्रुटि हो गई थी, मैंने विक्टोरिया बोल दिया था कि मैंने गलती से बोल दिया था कि उसकी स्थापना की थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एलिजाबेथ प्रथम ने की थी जी। मैं त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे अब बात करते हैं हम, जो अधिनियम आता है, चार्टर आता है 1858 का अधिनियम आता है। उसमें ये बात कही जाती है कि जो 1857 की विद्रोह में कंपनी की जो परिस्थितियां, प्रशासन की सीमाओं को स्पष्ट कर दिया था कि वो भारत पर यानी कुशासन स्थापित करना चाहते हैं। इनके शासन से भारतीय खुश नहीं है, इस बात का भी ब्रिटेन को पता चल चुका है, इसीलिए उन्होंने उस कंपनी से वो शासन छीन लिया और स्वयं का ब्रिटिश ताज का शासन आ गया था। इसमें ये प्रावधान, इस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए थे, इसमें प्रावधान किए गए थे कि भारत शासन सीधा ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया था, यानी अब ब्रिटेन की संसद इसे संभालेगी। दूसरा बात, जो अब शासन होगा ब्रिटिश की सम्राज्ञी होगी, यानी ब्रिटेन की रानी सीधा शासन करेगी भारत पर। ठीक है, और एक नया पद आ गया, ये देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत सचिव या भारत मंत्री भी बोलते हैं, वो आ गया था। तो अब वो चलाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी वहाँ से ये आ गया था, ये चलाएगा। और जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी गठन किया गया था, यानी इंडियन काउंसिल का गठन कब किया गया था, 1858 के अधिनियम में किया गया था, ये भी बात ध्यान रखना।
आगे बात करें, भारत के शासन संबंधी सभी कानूनों और कदमों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी। पहले गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक थी, लेकिन अब भारत सचिव की स्वीकृति आवश्यक, यानी कोई भी सरकारी काम होगा उस पर जो भारत सचिव होगा उसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया था जी। आगे हम बात करें तो जबकि भारत परिषद में केवल सलाहकारी प्रकृति थी, यानी पहले सलाह दी जाती थी, लेकिन अब अनिवार्य कर दिया था। जो पहले पीट्स इंडिया एक्ट में था, जो प्रारंभ की गई थी द्वैध शासन प्रणाली, उसको समाप्त कर दिया था। देखिए, द्वैध शासन प्रणाली केवल कंपनी के लिए थी, यानी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो द्वैध शासन दो तरीके से कर रहे थे, उसको अब समाप्त कर दिया था इन्होंने जी। यानी शासन लगभग सारा भारत सचिव के हाथ में दे दिया था। वो प्रतिनिधि किसका था? वो प्रतिनिधि ब्रिटेन की महारानी का था जी। आगे हम बात करें जो डायरेक्टर सभा यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिन्हें बोलता था, और एक थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC था, यानी अधिकार सभा को समाप्त कर दिया गया था और समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए थे। ये बात हो गई थी अपने जी। आगे हम बात करें कि भारत परिषद में 15 सदस्य थे जी। अब 15 में से जो 7 सदस्यों की नियुक्ति होती थी ना, वो ब्रिटेन का सम्राट करता था, और बाकी जो 8 बचे गए उनका चयन कंपनी के डायरेक्टरों को दे दिया कि आप चलो आप अपनी तरफ से कर लो 8 व्यक्तियों का। तो 15 सदस्य भारत परिषद बन चुकी थी जी। आगे अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत परिषद में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 15 थे जी। ब्रिटेन का सम्राट कितना करता था? यहाँ से ब्रिटेन की महारानी कितनी करती थी? 7 सदस्यों की नियुक्ति करती थी जी। मनोनयन वगैरह हो सकता होता था जी। आगे हम बात करेंगे जो अखिल भारतीय सेवाएं, देखिए जो बड़ी सेवाएं होती हैं और अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी मामले थे, उन्हें भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य थे। यानी जो तो अखिल भारतीय सेवाएं होंगी, जो बड़ी भर्तियां होती, जैसे अब वर्तमान में IAS IPS वगैरह, और जो GDP वगैरह से संबंधित थी, उन मामलों पर कुछ भी कोई भी मसला होगा तो भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था। ऐसे अपनी मनमर्जी नहीं करेगा जी भारत सचिव है जो। इसके बाद अगला अपना ये रहता है कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया था। यानी अब एक तरीके से राष्ट्रपति वाली बात हो गई, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय मानने के लिए बाध्य है ना, यहाँ ऐसे क्या मंत्री परिषद की राय मानने के लिए बाध्य, उसी तरीके से गवर्नर जनरल को भी बाध्य कर दिया गया था जी। आगे हम बात करेंगे इसके जो अब गवर्नर जनरल भारत के ताज का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लग गया था। पहले कंपनी का जो गवर्नर होता था वो खुद ही अपने करता, अब वो प्रतिनिधि था तो उसको एक उपाधि दे दी थी वाइसराय की, तो पहला वाइसराय बना दिया था जी। तो पहला वाइसराय किसे बनाया था? लॉर्ड कैनिंग को बनाया था जी। और इसे संरक्षण ताज, यानी संरक्षण, एक तरीके से वो संरक्षण के रूप में कार्य करेगा, यानी एक प्रतिनिधि के रूप में परिषद राज्य सचिव बना दिया था और भारतीय अधिकारियों में बंट गया था। यानी एक तो संरक्षक में बंट गया था, एक राय भारत काउंसिल में बंट गया था और भारतीय अधिकारों में बंट गया था, यानी शासन के ही हाथों में बंट गया था। इसके बाद जी अनुबंध सिविल सेवा, यानी कॉन्ट्रैक्टेड सिविल सर्विस के अंदर इसको क्या हुआ? नियुक्तियां खुली कर दी गई थी। यानी जो अनुबंधित सिविल सेवा, कॉन्ट्रैक्टेड सिविल सेवा, खुली नियुक्तियों की प्रतियोगिता, खुली भर्ती का प्रावधान कर दिया गया था। और आगे राज्य के सचिव एक निगम निकाय कॉर्पोरेट बॉडी घोषित कर दिया गया था, जिसमें इंग्लैंड व भारत में दावा किया जा सकता था कि जो दावा दायर कर सकता था जी। ये अगर आप एक निगम निकाय बनाया था जिसके अंदर ये था कि अगर इंग्लैंड और भारत में कोई दावा होगा वो इंडिया पर भी लागू होगा और भारत पे भी लागू होगा, तो ये बना दिया था जी, एक तरीके से पार्ट बना दिया था इंग्लैंड का ही जी। आगे अधिनियम, तो ये प्रावधान किया गया था 1858 के अधिनियम का। आगे आएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी उनको देखते हैं जी। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार कर दिया गया था और विभागीय प्रणाली की, विभाग कैसे, जैसे अब वर्तमान समय में अपने करने ना जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, रक्षा विभाग, अलग अलग विभाग है जो, खनन विभाग, इस तरीके से विभागीय प्रणाली अलग अलग विभागों में बांट दिया था। और पहली बार गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहीं से ही मिली थी 1861 के अंदर। गवर्नर जनरल बोल दो या वाइसराय बोल दो, प्रचलन में दोनों ही नाम चलते थे जी, इस बात का ध्यान रखना जी।
आगे हम बात कर रहे हैं, इस अधिनियम में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियां जो थी उन्हें विधायिका शक्तियां पुनः दे दी गई थी, उन्हें दोबारा से शक्तियां दे दी, किसी विधायिका शक्तियां दे दी गई थी और विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी। विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियां बांटना शुरू कर दिया गया था इस तरीके से जी। आगे हम बात कर रहे हैं कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया, यानी पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया था। वो 3 थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा व कानून के जानकार थे दिनकर राव, तीनों को शामिल किया गया था। यानी एक तरीके से भारतीयों की भागीदारी शामिल हो गई थी जी। ये 3 व्यक्ति थे जी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश यानी वर्तमान में यूपी प्रदेश, पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। तो यूपी में, पंजाब में और बंगाल में यहाँ पर विधान परिषद की स्थापित करने की शक्ति दे दी गई थी, अपनी विधायिका बना सकते हो जी। तो 1861 के बाद में अगला अधिनियम आता है 1892 का भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम के नाम से ये जाना जाता है। इसमें क्या विशेषताएं थी? इसमें विशेषताएं थी, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त यानी जो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, यानी जो सरकारी नहीं थे, गैर सरकारी थे, उनकी संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया गया था। माध्यम से जो प्रांतीय विधानसभा विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। एक तरीके से विस्तार हो रहा था जी अपने विधायिका के अंदर। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, पहली बार भारतीयों को बहस करने का अधिकार कौन से अधिनियम में मिला था? वो 1892 के अधिनियम में मिला था जी। कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया गया था, यानी जो कार्यपालिका के उत्तर हो गए उन्हें देना ही पड़ेगा उत्तर। उसके बाद है जी, केंद्रीय विधान परिषदों और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया था कि वायसराय इन पर अपनी शक्तियां प्रयोग कर सकता है। जो बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और जो केंद्रीय विधान परिषद में अपने जो सदस्यों को, जो गैर सरकारी सदस्य हैं, उनका नामांकन कर सकता है वायसराय। तो उसकी शक्तियों का विस्तार था जी, वायसराय की शक्तियों का जी। तो ये 1892 का अधिनियम था। अब आएगा 1909 का अधिनियम। अब ये जो अधिनियम है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगर प्रारंभ से 1947 तक कोई अधिनियम पूछे जाते हैं तो 3 अधिनियम महत्वपूर्ण रहते हैं। एक 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। ये 3 अधिनियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है रीट भर्ती की दृष्टि से भी, पटवार की दृष्टि से, ग्राम सेवक की दृष्टि से, कांस्टेबल की दृष्टि से और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की दृष्टि से भी। तो ये महत्वपूर्ण है जी 1909 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी बोलते हैं जी। मार्ले मिंटो अधिनियम, जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे और मार्ले भारत सचिव थे जी। ये 2 व्यक्तियों के इकट्ठा आता था जी 2 नाम से, मार्ले मिंटो अधिनियम। तो आगे इनके बारे में चर्चा करते हैं, इनका क्या था। तो लॉर्ड मिंटो वायसराय थे, जो पीछे आएगा वो वायसराय और आगे आएगा भारत सचिव होगा जी। चलिए जी, इसमें क्या था देखते हैं जी। इसमें ये कहा गया था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार में काफ़ी वृद्धि हो गई थी, उनका आकार बढ़ा दिया था। इनकी जो केंद्रीय विधान परिषद की जो संख्या थी ना, पहले 16 थी, 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। और प्रांतीय विधान परिषदों की इनकी संख्या एक समान नहीं थी, यानी प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या भी अलग अलग थी इस तरीके से। तो दोस्तों आगे बात कर रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसको सरकारी बहुमत को बनाए रखना, लेकिन प्रत्येक परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। यानी सबसे बड़ी प्रेफरेंस तो ये होती थी कि जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें सरकारी बहुमत हो, यानी सरकारी बंदों का ही बहुमत हो। लेकिन ये भी प्रावधान कर दिया गया था कि उसके अंदर गैर सरकारी जो सदस्य हैं, जो सरकार के अंदर नहीं है, वो व्यक्ति भी बहुमत दे सकते हैं अपना। एक तरीके से अब कहते हैं ना, वर्तमान निर्दलीय सदस्य सरकार को बहुमत दे सकते हैं, वैसा ही प्रावधान था। जैसे अगर कोई सरकार सत्ता में, किसी पार्टी सत्ता में आती है और उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो उसे निर्दलीय समर्थन दे देते ना, वो ये प्रावधान ही वही है जी, बिल्कुल एक जैसा ही है। आगे हम बात कर रहे हैं, इनमें से दोनों स्तरों पर विधान परिषद के सदस्यों कार्यों का दायरा बढ़ा दिया था। जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना, ये सारे प्रावधान इसमें कर दिए गए थे जी। ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछे अनुपूरक पूछने, प्रश्न पूछना, बजट के संकल्प रखना, ये किस में करा दिए? 1909 के अधिनियम में किया गया था।
और इस अधिनियम में सबसे बड़ी बात ये, पहली बार भारतीयों को वायसराय व गवर्नर की कार्य परिषद में एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था। आपसे पूछे कि भारतीयों को पहली बार जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद है उसमें एसोसिएशन बनाने का प्रावधान कौन से अधिनियम में किया गया था? वो 1909 के अधिनियम में किया गया था। और पहली बार जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी, वो पहले ही भारतीय थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। इसके बाद जी उन्हें सदस्य बनाया गया था जी। आगे हम बात करें, इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन आधार पर मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान था। देखिए भारत में पहली बार आरक्षण की शुरुआत यहीं से होती है, तो आरक्षण दे दिया गया था। अगर हम बात करें सबसे पहले आरक्षण किसे दिया गया था, तो वो आरक्षण दिया गया था मुसलमानों को दिया था। किस अधिनियम में दिया गया था? 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को दिया गया था। और किसके अंतर्गत दिया गया था? सांप्रदायिकता के आधार पर दिया गया था, यानी प्रतिनिधित्व के लिए दिया गया था। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो मुस्लिम्स हैं सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, दूसरा अन्य सदस्य नहीं कर सकता है। और इस प्रकार अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान यानी कानून बना दिया गया था। तो पहली बार आरक्षण की शुरुआत हम देखते हैं 1909 में हुई और सबसे पहले मुसलमानों को दिया गया था। इससे पहले कोई भी भेदभाव नहीं थी, यानी एक राज आ गया था, फूट डालो राज करो, तो ये आ गया था, हमारे अंदर ही फूट डाल दी थी, तो ये भावना विकसित हो गई थी। आगे हम बात करें, इन प्रेसिडेंशियल कॉरपोरेशन थे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों में जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान करते हैं, यानी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस और यूनिवर्सिटीज़ जो थे और तथा अलग से जो जमींदारी, इनका अलग अलग प्रतिनिधित्व कर दिया था, यानी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग लीडर होंगे इनके जी, वो कर दिया था, यानी सभी को पावर्स दे दी थी जी, अलग अलग बांट दिया था जी, यानी इकट्ठा सभी ना रहे जी। आगे ये 1909 का अधिनियम था जो महत्वपूर्ण था। अब है 1919 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये अधिनियम आया था 1919 में जी। उसके बारे में एक इससे तथ्य बताता हूँ। इस अधिनियम के लिए आया था कि इसके 10 वर्ष बाद में इसकी जांच करने के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा जो ये देखेगा कि जो हमारा 1919 का अधिनियम है वो कहाँ तक सफल हुआ है। तो 1929 में ये इसकी जांच आयोग आएगा, लेकिन वो आ जाता है 1927 के बारे में, तो उसकी चर्चा अगले भाग में करेंगे, अलग अलग करेंगे। फिलहाल हम 1919 के अधिनियम के बारे में देखते हैं कि क्या प्रावधान किया गया था। चलिए जी, हम बात करते हैं 1919 का जो अधिनियम है, उसमें ये कहा गया था कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, यानी दो द्विसदनात्मक हो गई थी, सदन दो हो गए थे। और प्रथम राज्य परिषद, पहली तो थी प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा, ये लोकसभा राज्यसभा वाला हो गया था जी। तो पहली कौन सी थी? प्रथम राज्य विधान परिषद, दूसरी केंद्रीय विधानसभा, ठीक है जी। राज्य परिषद थी, उसके सदस्यों का जो मनोनयन होता था वो किस तरीके से होता था? उनकी संख्या जो थी वो थी 60 सदस्य थी, जिनमें से 34 तो निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। और जो केंद्रीय विधानसभा के सदस्य थे उनकी सदस्य 145 थी, लेकिन 104 का निर्वाचित होते थे और 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था, उनका 5 वर्ष का था, इनका 3 वर्ष का था। और दोनों सदनों के अधिकार समान थे, बिल्कुल एक जैसी पावर थी, कोई भी अंतर नहीं था। और बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का भी अधिकार, दोनों अधिकार निचले सदन का था, यानी जैसे लोकसभा के पास होता है, इसीलिए इनका निचले सदन बजट पर अधिकार उन्हीं को ही था। आगे हम बात करते हैं, जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था वो इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को जो 2 उपवर्गों में विभाजित कर दिया गया था, जिसमें एक तो हस्तांतरित थे और एक आरक्षित थे, एक हस्तांतरित विषय थे जी। उनके बारे में ये प्रावधान किया गया था जी। तो एक हस्तांतरित विषय थे वो वायसराय के पास रहेंगे, आरक्षित विषय वायसराय के पास रहे। हस्तांतरित विषय जैसे कौन से थे? वित्त है, भूमिकर है, अकाल सहायता है, न्यायिक, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, गैस, बिजली, व्याकरण, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, बंदरगाह, सार्वजनिक, ये हस्तांतरित विषय थे जी, इसका ध्यान रखना जी। बी,
ये हस्तांतरित कर दिए गए थे, और आरक्षित जो विषय थे वो वाइसराय के पास रह गए थे। आगे हम बात कर रहे हैं जो हस्तांतरित विषयों के बारे में। जी, हस्तांतरित विषय जो हस्तांतरित कौन है? शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्तता, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, औद्योगिक आबकारी, तोल माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर भी नियंत्रण, धार्मिक आग्रह दान, ये हस्तांतरित विषय थे जी। और माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा उल्टा पढ़ दिया, ये हस्तांतरित विषय थे, ये आरक्षित विषय थे। आरक्षित विषय वो थे जो वायसराय के, भाई यानी बड़े ये वाले विषय थे वो वायसराय रखेगा अपने पास। वित्त से, भूमि से, आपराधिक जातियां, पुलिस, न्याय, सलाह, अकाल, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह, सार्वजनिक क्षेत्र, समाचार पत्र, ये तो थे वायसराय के पास भी। और ये थे किसके पास? ये जो प्रांतीय जो परिषद थी उसके पास थे हस्तांतरित विषय जी। चलिए जी, आगे हम बात कर रहे हैं आरक्षित विषयों को प्रशासन, आरक्षित विषयों पर प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा उत्तरदायी, यानी वो राज्य सूची के विषय थे, ये वाले राज्य सूची के विषय थे, और वो केंद्र सूची के विषय थे जो पहले बताए थे जी। इस तरीके से ध्यान रखना है, यहाँ वहाँ पर केंद्र का जो प्रतिनिधित्व ज़्यादा था जी। आगे हम बात करें, इसमें सांप्रदायिकता आधार पर सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियों को प्रत्यक्ष से निर्वाचन का विस्तार कर दिया। यहाँ उन्होंने जो आरक्षण का विस्तार कर दिया और सिखों को भी दे दिया, भारतीय ईसाइयों को भी दे दिया, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को भी दे दिया। तो एक बात का ध्यान रखा, यहाँ महिलाओं व दलितों को नहीं दिया गया था आरक्षण जी। तो सबसे पहले आरक्षण जो दिया गया था वो मुसलमानों को, उसके बाद में सिखों को, ईसाई भारतीयों को, आंग्ल भारतीयों। आंग्ल भारतीय कौन होता है? जिसमें से किसी बच्चे के माता पिता में से एक यूरोपीय हो, और जो यहाँ पर ब्रिटिश लोग रहते थे, यूरोपियन लोग रहते, उनको भी अलग से पृथक निर्वाचन का आरक्षण दे दिया था जी। उसको ध्यान में रखना जी। इस कानून में संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों का मताधिकार कर दिया, कि जो जिसके पास संपत्ति अधिक है, जो टैक्स देता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो सीमित संख्या में मतदान कर सकता है। यानी सारे लोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यही लोग कर सकते हैं। आगे हम बात करें, इस कानून में लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया था, जैसे एम्बेसीज होती है ना, उस तरीके से जी। तो लंदन में भी भारत का एक उच्चायुक्त कार्यालय बना दिया गया था। और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त में स्थानांतरित कर दिया जाता था, यानी कोई कार्य है वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। कुछ कार्य ऐसे थे भारत सचिव वहाँ ट्रांसफ़र किया जाने लग गया था, काम को, व्यक्तियों को नहीं, काम को। आगे क्या प्रावधान था? पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। सबसे पहले बजट इकट्ठा बनता था, लेकिन अब केंद्र का अलग बनेगा और राज्यों का अलग बनेगा जी। राज्यों से मतलब प्रांतों का जी। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया, यानी वो खुद का अपना बजट बना सकते थे, प्रांत अपना बजट बना सकते थे जी। आगे हम बात करें, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है, यानी महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भी दे दिया, भारत सचिव को दे दिया था। इस बात का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आगे हम बात करें, इस अधिनियम में भारत के एक लोक सेवा आयोग का गठन, यानी जैसे यूपीएससी वगैरह का गठन करने का प्रावधान किया गया था। तो आपसे पूछेगी, मैंने वो यूपीएससी आरपीएससी वाले में चर्चा की थी विस्तार पूर्वक, वो भाग देख लेना अगर आपने नहीं देखा तो ये भारत में पहला लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम में किया गया था? 1919 के अधिनियम में किया गया था। और द्वैध शासन प्रणाली शुरू कर दी गई थी, बाद में 1935 के एक्ट में इसे समाप्त कर दिया जाएगा, वो आगे चर्चा करेंगे। तो द्वैध शासन प्रणाली भी शुरू कर दी, एक केंद्र की और एक राज्य की जी। तो ये था, ये 1919 का जो अधिनियम था उसके बारे में चर्चा की अपने भी। क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आज हमारे जो प्रारंभ से लेकर 1919 तक का भारत हमारा हो चुका है, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1919 तक हो चुकी है। इसका अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अब आपसे 2-3 प्रश्न पूछ लेते हैं संविधान से जुड़े हुए। ये आपसे प्रश्न ये पूछना है कि
भारतीयों को शासन में भागीदारी किस अधिनियम में की गई थी? एक तो पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि जिस समय 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय जो कंपनी का कमांडर कौन था वो बताना है आपने, कंपनी का कमांडर कौन था। और तीसरा प्रश्न ये है कि जो सबसे पहले जो आरक्षण दिया गया था वो किस आधार पर दिया गया था, मतलब किसके लिए दिया गया था, ये नहीं बताना किसको दिया गया था, किसके लिए दिया गया था, यानी वो शिक्षा के लिए दिया गया था या किस, ऐसा कुछ आपने बताना है कि उसका आधार क्या था जो आरक्षण दिया गया था उसका। तो ये 3 प्रश्न हैं। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कर देना। और अगला भाग आने वाला है, इससे पहले एक भाग हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।